केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आप इस वक्त टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं। 8:50 हो चुके हैं, यानी न्यूज की पाठशाला में आपका दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है, बस थोड़ी सी आवाज के साथ आपको आज थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, गला थोड़ा सा खराब है। क्लास आपसे जुड़े हर उस विषय की है जिसे पढ़कर आप देश के सजग नागरिक बनते हैं। न केवल अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, बल्कि कर्तव्यों को भी याद रखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास इस वादे के साथ, पढ़ाऊंगी ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आपको यह बता दें कि आज पाठशाला में क्या क्या खास है आपके लिए, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस किस पर लगेगी क्लास। चैप्टर नंबर 1 राजनीति शास्त्र की क्लास। संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित, सिनेडाई। सदन के बाहर हंगामा, वैचारिक विरोध में शिष्टाचार और मर्यादा की जगह बची ही नहीं। और खासकर अभी लेटेस्ट कुछ घंटे पहले जो राहुल गांधी का वीडियो आया है रचनात्मक कांग्रेस के मन से, उसने तो बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर आएगा चैप्टर नंबर 2 छात्र आंदोलन की क्लास। जिस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया उसी को बाद में टेंडर कैसे दे सकते हैं भैया। झारखंड सरकार पर एक और सवाल, क्योंकि हम लगातार खुलासे कर रहे हैं। आज खुलासों का ये तीसरा दिन है और ये बड़ा खुलासा आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 2 में। और फिर चैप्टर नंबर 3 नक्सलवाद से आजादी पर क्लास। बम बारूद वाले लाल गलियारे से कैसे शान से निकली तिरंगा यात्रा, मुख्य धारा वाली रैंप वॉक से क्या संदेश निकलते हैं, आज आपको ये भी दिखाएंगे। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। 64 कमरों वाला मंदिर, हर कमरे में शिवलिंग क्यों, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले देश भर का रिवीजन। यूपी में 2027 चुनाव से पहले बीजेपी चल सकती है बड़ा दाव। सूत्रों की खबर, महिलाओं के लिए बड़ी योजना का कर सकते हैं ऐलान। महिला सहायता की तरह 50,000 तक देने की तैयारी। झारखंड में छात्रों से बर्बरता के खिलाफ दिल्ली में एबीवीपी का प्रदर्शन। झारखंड भवन के बाहर किया प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने तोड़ी बैरिकेडिंग। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा में उठाई हल्द्वानी में स्टेज के शुद्धिकरण का मुद्दा। कहा, मेरे भाषण के बाद बीजेपी के लोगों ने शुद्धिकरण किया। नड्डा ने कहा, मामले की जांच होगी। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में जानलेवा हमला। गुरुद्वारे में निहंग ने कृपाण से किया अटैक। हमलावर जसपाल सिंह गिरफ्तार। यूएन रिपोर्ट में लाल किला ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। अल-कायदा ने करवाया था धमाका। छोटे सेल बनाकर क्षेत्रीय संगठन कर रहा मजबूत। 10 नवंबर 2025 को कार में हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी। राम मंदिर के पुजारियों का ड्रेस कोड फिर बदल दिया गया है। अब सिले हुए वस्त्र पहनकर करेंगे पूजा। पुनर्गठित धार्मिक न्याय समिति की बैठक में हुआ फैसला। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में अब मॉरल साइंस और सियासत की क्लास। भारत के राजनीतिक इतिहास में लड़ाई हमेशा विचारधारा की रही है, ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन लगता है मौजूदा राजनीति की धुरी एक व्यक्ति से नफरत पर आकर टिक गई है। और ऐसा कहने की वजह क्या है, मैं आपको बताती हूं। उससे पहले देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी का रचनात्मक कांग्रेस की मंच पर किया गया एक एक्ट आपको दिखाना चाहती हूं, फिर ही होगी बात। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस
फॉरेन पॉलिसी। हाँ एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. इसे कहते हैं दिवालियापन, रचनात्मक होने का दिवालियापन। राहुल गांधी अपने मंच पर एक बयान पर हंस रहे हैं जो सार्वजनिक मंच पर एक नेता को तो कतई शोभा नहीं देता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आई एम सॉरी नहीं शोभा देता है। मतलब एक महिला जो अपने दम पर किसी देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, उसके नाम का इस्तेमाल ऐसे ओछे तरीके से। शर्म आनी चाहिए संदीप दीक्षित जी आपको। आप तो सांसद रह चुके हैं। हालांकि आपसे उम्मीद बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं है कि आप तो सेना अध्यक्ष को भी गली का गुंडा कह देते हैं। लगातार पढ़े लिखे नेता हैं, उस वक्त जोश में होश खो बैठे होंगे, लेकिन आज फिर वही फूहड़ता। राहुल गांधी, आपकी मां इस देश की ताकतवर नेताओं में से एक रही हैं, और आप एक महिला का नाम किसी पर तंज कसने के लिए कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए अच्छा लगता है क्या? राहुल गांधी जी, आप तो नेता प्रतिपक्ष है, दुनिया के तमाम मंच पर जाते हैं। क्या ये छवि बनाएंगे आप? सोशल मीडिया का जमाना है, हर वीडियो एक क्लिक पर पूरी दुनिया में तैरने लगता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तक अगर आपका ये मजाक पहुंच गया, जो फूहड़ था, आई एम सॉरी टू से, ये कूल नहीं है। दिस इज नॉट कूल। क्या इमेज बनेगी हमारे देश के एलओपी की? प्रधानमंत्री मोदी ने विचारधारा की लड़ाई आपसे अगर लड़ी है तो उसी विचारधारा की लड़ाई लड़िए ना। मोदी से लगातार सियासी हार से आपका गुस्सा ये नहीं है तो और क्या है? और आप दोनों की लड़ाई में किसी महिला को क्यों आप लाने की कोशिश करेंगे? एक महिला आप दोनों की लड़ाई का हिस्सा क्यों बने? आपको क्या हक है? भरे मंच से जब आपको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, और आप संदीप दीक्षित की बातों पर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तंज मार रहे हैं, कह रहे हैं आई डिड नॉट रीच देयर। यू आर अ लीडर एंड यू से आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लीडर। तो आपको उसी वक्त उनको रोकना चाहिए था, नो मिस्टर, नॉट हियर। आप किसी महिला का अपमान नहीं करेंगे और मैं इसमें भागीदारी नहीं रहूंगा, लेकिन आप तो हंस पड़े, मजाक उड़ाने लगे। एक महिला आपके लिए मजाक की चीज है, कोई मर्यादा नहीं, कोई समझ नहीं। किसी चीज को करने से पहले सोच विचार तो कीजिए। ये तो थिएटर नहीं है ना, आप पॉलिटिक्स में हैं। या फिर पूरी कांग्रेस अब सोशल मीडिया के मीम्स पर आकर टिक गई है। जो मीम्स मिलेंगे, जो मिलेगा उसी को टूल बना लिया जाएगा। नाटक देखना सबको पसंद है, हंसी मजाक फूहड़ता, बड़े लाइक्स मिल जाएंगे, बहुत कमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन लड़ाई वोटों की है, आई बॉल कैच करने की नहीं है, लाइक्स की नहीं है, मजे लेने की नहीं है। इस देश को एक नया ऑल्टरनेट देने की है। भारत जैसा देश जो दूसरों को सम्मान देने के लिए पहचाना जाता है, अतिथि देवो भवा, उसकी पहचान आप दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित करके क्या बदलना चाहते हैं? वो भी तब जब उस महिला प्रधानमंत्री का कोई वास्ता ही नहीं आपके सियासी खेल से। हद है। आज के दिन की ये दूसरी कहानी, अब पहली वाली भी आपको दिखाती हूं और फिर मैं इस पर बात करूंगी। वो तमाम महिलाएं कहां हैं जो महिलाओं के साथ किसी तरह का असम्मान हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कहती हैं? वहां पर इस फूहड़ता पे हंसी उड़ाने वाली उन तमाम महिलाओं को भी आज गिरेबान में झांक कर देखना होगा। जिसकी जब मर्जी होगी वो किसी भी लड़ाई में महिलाओं के ऊपर तंज कस के, फप्तियां कस के, मजाक उड़ाकर उसे लगता है वो कूल बन जाएगा। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट कूल।
और अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर। नारेबाजी सुनी आपने? नारे लगाने वाले चेहरों को देखा आपने? विपक्षी सांसदों की भीड़ है। संसद के मॉनसून सत्र का समापन आज मदारी का खेल बन गया बॉस। इनके शब्दों पर, इनके नारों पर अब गौर करने की जरूरत है। मर्यादा की हद होती है। दायरा तोड़ रहे हैं जनता के भरोसे का, संसद की गरिमा का। यह विरोध प्रदर्शन नहीं है, ओछापन है, सस्ता प्रदर्शन है जिसकी संसद में जगह नहीं होनी चाहिए। ये जनता से जुड़े उन मुद्दों की सीधे सीधे लिंचिंग है जिनके लिए इन्हें सदन में मौजूद रहकर सरकार से चर्चा करनी चाहिए थी। आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहिए था जो भी सवाल इनके मन में था जनता को लेकर, जंतर मंतर पर हुई लाठीचार्ज को लेकर। आप जरा सुनिए क्या कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू। 11 बिना चर्चा के पारित हुए, एक चर्चा हुए। टोटल बिल 12। लोकसभा में एक बिल में चर्चा हो पाई और 11 में चर्चा नहीं हो पाए। राज्यसभा में पूरा बिल पे चर्चा हुई। सिर्फ ऑपोजिशन के कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग भाग नहीं लिया और कुछ ऑपोजिशन पार्टी हिस्सा लिया। संसद का मॉनसून सत्र क्यों बर्बाद हुआ? दोनों सदनों में सिर्फ 12 बिल ही पास हुए। विपक्ष ने सिर्फ एक बिल पर चर्चा की। क्यों? बाकी विधेयकों पर चर्चा से कन्नी काटकर संसद से बाहर क्यों शोर करते रहे? आखिर विपक्ष देश की जनता के प्रति कितना गंभीर है? इसके लिए मॉनसून सत्र का एक डेटा आपके सामने रखती हूं। 12 बिल मॉनसून सत्र में पास हुए, मैंने बताया। पेपर लीक बिल पर चर्चा में लोकसभा में 48 सांसद शामिल हुए, राज्यसभा में केवल 35। करीब 11 घंटे लोकसभा में और राज्यसभा में 6.5 घंटे इस पर चर्चा हुई। वंदे मातरम बिल पर चर्चा में लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 11 सांसद शामिल हुए। लोकसभा में 14 सेकंड और राज्यसभा में 1 मिनट चर्चा हुई। 14 मिनट, माफ कीजिएगा। बाकी के 10 बिल पर विपक्ष ने लोकसभा में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं समझी। उनके सांसद सदन के बाहर सक्रिय रहे। कभी चंदा चोरी में भौंडा प्रदर्शन करते हुए, पुजारियों का मजाक उड़ाते हुए, आस्था को चोट पहुंचाते हुए, तो कभी बंदर अंदर पता नहीं क्या क्या करते हुए। राज्यसभा में इन 10 बिलों पर चर्चा के लिए विपक्ष के कुछ सांसद शामिल हुए, लेकिन उनकी अधिकतम संख्या 33 रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाले बिल को तो आप छोड़ ही दें। बाकी बिलों पर चर्चा में विपक्षी सांसदों की संख्या कभी 20 का आंकड़ा पार ही नहीं कर पाई। बताइए, ये जनता के प्रति कैसी जवाबदेही है? आज किरण रिजिजू जब देश के सामने ये तथ्य रख रहे थे, तब संसद के बाहर डुगडुगी बजाई जा रही थी, मीडिया को इकट्ठा किया जा रहा था। इस वीडियो में हाथ में मंकी टॉय, वो सॉफ्ट टॉय है, उसे लेकर नारेबाजी करवा रहे हैं। सांसद महोदय को आप बहुत गौर से देखेंगे तो पहचान ही जाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा है, कर्नाटक कोटे से राज्यसभा भेजे गए, अभी नए नवेले नेता, विपक्ष की कोर टीम के सदस्य माने जाते हैं। तो क्या यह प्रदर्शन किसी के ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए था? इसी झुंड में आपको शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत, एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले भी दिखेंगे, लेकिन उन्होंने मदारी वाले इस खेल को ना कहा, ना तो हाथ में खिलौना बंदर लिया और ना ही पवन खेड़ा के इशारों पर नारेबाजी की, बल्कि जल्दी ही इस प्रदर्शन से वो बाहर निकल गए। 56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये सवाल है पूरे देश का। 56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये सवाल है पूरे देश का। मैं फिर कह रही हूं, ये सब करने से हेडलाइंस मिल जाएंगी, ये सब करने से सोशल मीडिया पर लाइक्स भी मिल जाएंगे, ये सब करने से चर्चा भी हो जाएगी, जैसा हम भी कर रहे हैं। लेकिन असल मसला तो ग्राउंड का है ना, वोटों का है। और ये सवाल आपको पवन जी अपने तमाम साथियों के साथ पूछना होगा, ये सब करने से क्या वोट मिल जाएंगे?
क्योंकि ये सब तो आयशा के छात्र भी करते हैं, डपली लेते हैं हाथ में। और ये तो हमने जंतर मंतर, ये कोई नया नहीं है, ये सस्ती कॉपी है। खास तौर से टूल किन्हें बनाया गया? पहली बार संसद पहुंचे सदस्यों को शायद दिमाग में रहा होगा कि अगर देश भर से तीखी प्रतिक्रिया आएगी तो इनके नाम पर बात घुमा देंगे, प्रधानमंत्री से इनकी नादानी भी माफ करने की अपील कर देंगे। यहाँ बीजेपी सांसद गिरिराज जो बात कह रहे हैं वो भी आपको गौर से सुननी चाहिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये काम तो हम भी कर सकते थे। राहुल गांधी का कुछ पुतला लेकर के दिखा सकते थे, सोनिया गांधी का या फिर किसी और का उनके, लेकिन ये नीचता की हद है। हालांकि गिरिराज सिंह कई बार ऐसे बयान देते हैं जो खुद कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं, लेकिन आज जो बात कह रहे हैं कि अगर हम कर लेते तो अच्छा है। गिरिराज सिंह ने यह बात साफ कर दी क्योंकि संसद परिसर में मदारी वाले प्रदर्शन पर देश सन्न है और टीम राहुल अपनी पीठ थपथपा रही है। इसे रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ का अभियान बता रही है, जिसके अधिवेशन में राहुल गांधी ने यह दावा किया कि अर्थव्यवस्था, रोजगार, गरीबी, असमानता, पर्यावरण, विकास, विस्थापना, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, अधिकार, संस्कृति और शोध जैसे जनता के हर मुद्दे पर लंबी चर्चा की गई। और वो चर्चा में आप देख रहे थे किसी दूसरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसे गले लिपट के कैसे मजाक उड़ाया जा रहा था। कांग्रेस सांसदों के हाथ में बंदर खिलौना, यहां राहुल जी झप्पी दे रहे हैं, फिर मजाक उड़ाते हुए, तंज कसते हुए उन्हीं का एक साथी आकर बोल रहा है, मुझे आपने मेलोनी समझकर तो नहीं हक किया ना। ये रचनात्मक कांग्रेस है राहुल जी, आपकी रचनात्मक, इसे रचना कहेंगे आप अपनी। वैचारिक विरोध को लेकर क्रिएटिविटी की ऐसी दरिद्रता बताइए आपको पहले कब मिली? सड़क पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर संसद परिसर में पहुंच जाना कहां की मैच्योरिटी है? ये नारे तो एक खास विचारधारा के छात्र संगठनों के थे ना, इसकी सस्ती कॉपी फिर कह रही हूं। ये तो लेफ्ट गैंग का टूल किट कहते हैं ना आप लोग। हाथ में डफली, जुबा पर गाली, अपने ही विवादित नारों पर ताली। राहुल गांधी ने संसद के समापन के दिन जिन पवन खेड़ा को इस बंदर को हाथ में लेकर अंदर अंदर नारे लगाते हुए देखा, इस चीज के लिए क्या उनको चुना था? ये वो रचना है जिसका वादा शायद इन्होंने किया था। नारेबाजी भी लेफ्ट गैंग की, एक तरह से ऐलान कर दिया कि कांग्रेस का वामपंथीकरण हो चुका है। इन तस्वीरों पर आप गौर कीजिए, एक एसएफआई के प्रदर्शन की तस्वीर, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदर्शन की। उन्होंने जंतर मंतर पर इसे आजमाया था। लेफ्ट और उससे जुड़े संगठनों का विरोध प्रदर्शन ऐसे ही होता है, जिसमें मुद्दों के नाम पर पर्सनल अटैक होता है। राहुल और उनकी कांग्रेस अब इसे अपना टूल बना रही है। ये भूल कर कि ऐसे प्रदर्शनों ने लेफ्ट को कहीं का नहीं छोड़ा। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज जो लेफ्ट का गढ़ हुआ करते थे, वहां भी ऐसे प्रदर्शनों की गूंज अब ठंडी पड़ गई है और राहुल जी इसे फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। इसे खोखलापन कहेंगे वो तमाम लोग जो आपसे वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको अपने विरोध प्रदर्शन के लिए इतना कम अटेंशन मिल रहा है कि खिलौने के बंदर और उधार के नारों की जरूरत पड़ गई? भारत तो वो देश है जहां महाभारत की कहानी सुनाकर बच्चों को सिखाया जाता है कि बोली का महत्व क्या होता है। इस मॉनसून सत्र में पप्पू यादव ने भी, आपने देखा किस तरीके से हिंदू धर्म की आस्था का मजाक उड़ाया। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव को अच्छा नहीं लगा और आज विपक्ष के सांसद जो कर रहे थे उस पर उनके ही सहयोगी बचाव कर रहे थे। बचाव इनफैक्ट नहीं कर पा रहे थे। आप सुनिए धर्मेंद्र यादव। आज जो प्रदर्शन किया गया, बंदर लेकर आया गया, जिस तरह के नारे लगाए गए, के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरी पार्टी का एजेंडा ये था। वो शायद कांग्रेस के साथ ही लाए थे। बेहतर हो आप उनसे पूछेंगे तो वो बेहतर डिक्टेट करें। संसद परिसर में जब विपक्षी सांसदों की विवादित नारेबाजी चल रही थी, पवन खेड़ा जब हाथ में बंदर लेकर तमाम तरीके के नारे दे रहे थे, तो मौके पर मौजूद मीडिया कर्मी
ये बताते हैं कि वहां से प्रियंका गांधी गुजरते हुए जब इसे देख रही है तो वो इशारा करती हैं कि डोंट डू इट, या मुझे हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि नोबडी नोज वो क्या कहना चाहती थी, लेकिन उनका इशारा जो था ऐसे नकारात्मक था। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी का एक बयान भी उस वक्त चल रहा था, उसकी 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मानसिकता उनकी मानसिकता का प्रदर्शन है। उनके हाव भाव से लग रहा था कि उनको पसंद नहीं आ रहा ये जो बयान वो दे रही है। एक बार गई तो मैं भी चौंक गई, लगा कि वो संसद परिसर में मदारी वाले खेल पर बोल रही हैं, लेकिन अगले ही पल मेरा भ्रम मिट गया। सोशल मीडिया में खबर थी कि प्रियंका ने नारेबाजी सुनी तो इशारे में मना कर दिया। उसके बाद ऐसा लगता कि प्रियंका गांधी ने इस पर बयान दिया, लेकिन ये बयान तो एक दूसरे ही हिस्से का था। प्रियंका गांधी का ये बयान कांग्रेस के मदारी वाले खेल पर नहीं था। वो पीएम से माफी की मांग कर रही थी। मामला दलित अपमान का था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ा हुआ वो मामला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ट्वीट करके बताया कि उत्तराखंड में हल्द्वानी के जिस रामलीला मैदान में 5 अगस्त को उनकी सभा हुई थी, वहां हवन किया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया और यह बीजेपी प्रायोजित था। इस मामले में आरोपियों पर छुआछूत कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था, जिस पर प्रियंका गांधी की ये तीखी प्रतिक्रिया थी। लेकिन अगर आप उसे एक बार फिर सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि किसी भी तरह का भोंडापन, किसी भी तरह का ऐसा काम जो कि सामाजिक लेवल पर शोभा नहीं देता, उस पर ऐसे ही बयान आने चाहिए। बीजेपी इस पर साफ कर चुकी है कि जिन लोगों ने, जिन संगठनों ने वहां पूजा की, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। वो सनातनी संगठन हो सकते हैं, उन्होंने अपनी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक वहां पूजा की होगी। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अगर मामला 8 अगस्त का है तो फिर 13 अगस्त यानी संसद के समापन के दिन खड़गे उसे क्यों मुद्दा बना रहे हैं? प्रियंका उसे क्यों तूल दे रही हैं? दलित पॉलिटिक्स। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नाम पर तरह तरह के प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, क्या वो इस तरह का विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते? सवाल यह है कि क्या संसद में नीट लाठीचार्ज की चर्चा से भागने के बचाव में यह सब किया जा रहा है? दलित पॉलिटिक्स के आज के सबसे बड़े मुद्दे से कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी पल्ला झाड़ दिया, जो पीडीए की राजनीति का दावा करते हैं। प्रियंका गांधी खड़गे जी का दुख तो प्रकट कर रही हैं, लेकिन उनकी जबान से राजस्थान के दंडावास केस को लेकर एक शब्द तक नहीं फूटा है। 14 मई 2015 को राजस्थान के नागौर जिले के दंडावास गांव के वहां जमीन विवाद में 5 दलित समेत 6 लोगों को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया। 11 साल बाद कोर्ट से उसका फैसला आया इसी 5 अगस्त को, जिसमें स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था। दलित समाज तभी से लगातार मांग कर रहा है कि यह मुद्दा संसद में उठे, यह मुद्दा संसद में विपक्ष को उठाना चाहिए और सरकार को भी उठाना चाहिए। लेकिन हम ऐसा कब करेंगे? हमें तो फुर्सत ही नहीं है बंदर अंदर और मेलोनी वाले ड्रामे से। यह मुद्दा मायावती की पार्टी बीएसपी ने जरूर उठाया। बीएसपी के एकमात्र सांसद रामजी गौतम संसद के संज्ञान में वो ये बात लेकर आते हैं। कांग्रेस को संसद में ड्रामेबाजी और ये मदारी का खेल दिखाने से फुर्सत अगर मिलती तो दलित समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण केस पर जरूर उनका ध्यान जाता। और इसलिए यह भी समझ आ रहा है कि उत्तराखंड में खड़गे के कथित अपमान का मुद्दा और कुछ नहीं, जनता के सामने विक्टिम कार्ड का नया दाव है, ताकि मॉनसून सत्र बर्बाद करने का सवाल पूछा ही ना जाए, नौटंकी के नाम पर बड़े बड़े मुद्दे छिप जाए। 20% से कम काम हुआ है, इसकी जवाबदेही बताइए किसकी है? यह सवाल मैं आपके सामने छोड़ जा रही हूं।
और चलिए अब अगले चैप्टर का रुख करते हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा को लेकर हर दिन हम नए खुलासे कर रहे हैं। न्यूज की पाठशाला में लगातार हम देश के सामने सारे तथ्य, सारे फैक्ट, सारे सबूत रख रहे हैं। झारखंड के उन बच्चों के साथ हम लगातार खड़े रहेंगे। झारखंड में बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में कैसे धांधली का खेल चलता रहा, आज उसका तीसरा एपिसोड है, ये समझ लीजिए। पहले दिन हमने आपको दिखाया कि कैसे झारखंड सरकार के अंदर चलने वाली सीआईडी की एक रिपोर्ट अपनी ही एजेंसी की दूसरी रिपोर्ट में बिल्कुल नकार दी जाती है। बीते कल आपको वो तमाम फोन कॉल्स हमने सुनाए जिसमें कथित तौर पर पैसे के बदले एग्जाम पास कराने वाली बातें सामने आई। 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी से लेकर जितने भी सवाल उठे उस पर सीधे छात्रों से हमने बात की। आज न्यूज की पाठशाला में छात्रों के इन्हीं मुद्दों से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा मैं करने जा रही हूं। तमाम जेनजी अब एक बार फिर से न्यूज की पाठशाला में दाखिल हो जाए और ये हवाई बातें नहीं, सारे कागजात के साथ एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये सारे कागज आपके लिए लेकर आई हूं। सबसे बड़ी गवाही के साथ आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे एक ही राज्य की, एक ही सरकार के नीचे काम करने वाली दो संस्थाएं जेपीएससी और जेएसएससी बिल्कुल अलग अलग प्लैनेट पर काम कर रहे थे। वो क्या कहते हैं, अलग अलग गोले में दिख रहे थे। एक संस्था कुछ और फैसला ले रही थी, दूसरी संस्था जो उसके ठीक उलट फैसला ले रही थी। एक संस्था कह रही थी कि टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट करो और दूसरी संस्था ठीक उसी के बाद टीडीपीएल से परीक्षा करवा लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है? हुक्म कैसे? जब झारखंड में परीक्षा करने वाली यही दो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं तो इसकी खबर एक दूसरे को कैसे नहीं लगी? क्यों जेपीएससी ने उसी टीडीपीएल के जरिए एग्जाम करवाए जिसे मात्र कुछ दिन पहले ही जेएसएससी ने 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था? ये वो सवाल है जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में 20वां दिन छात्र बैठे हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने वाले 600 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन हल कोई नहीं निकल रहा। आज जेपीएससी, जेएसएससी और टीडीपीएल से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने रख रही हूं। तो अब मैं सीधा पेपर्स के साथ एक एक डिटेल आपके सामने रख रही हूं, ठीक है? इस वक्त मेरे हाथ में जो पेपर्स हैं वो बहुत अहम दस्तावेज हैं। ये वो पेपर्स हैं जो अपने आप में जेपीएससी की पूरी पोल खोलने के लिए काफी है। सुनते जाइए, देखते जाइए, खुद ब खुद सारी कड़ियां जुड़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले एक बार रिवीजन करा देती हूं। मैंने पाठशाला में आपको क्या बताया था कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के बारे में डिटेल क्या क्या है झारखंड को लेकर। जेपीएससी क्या हुआ? झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग। इसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते इस वक्त परीक्षा गड़बड़ी को लेकर जेल में बंद है। और जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जेपीएससी झारखंड के गैजेटेड पदों की परीक्षाएं कराता है और जेएसएससी नॉन गैजेटेड पदों की परीक्षाएं करवाता है। अब यहां एक तीसरा खिलाड़ी भी है, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल। इसी टीडीपीएल का डायरेक्टर है रामवीर सिंह, मार्केटिंग मैनेजर है अभय तिवारी, अकाउंटेंट रक्षक सिंह और भी दूसरे कर्मचारी परीक्षा में धांधली के आरोप में जेल में है। टीडीपीएल वही कंपनी है जिसने इन दोनों संस्थाओं के लिए कई एग्जाम कंडक्ट करवाए और जिस पर भारी गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं। अब सुनते जाइए। जेएसएससी 20 मई 2025 को इसी टीडीपीएल को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर देती है। फिर दोहरा रही, 20 मई 2025 को इसी टीडीपीएल को जेएसएससी 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर देती है। वित्तीय गड़बड़ी, लापरवाही और जवाबदेही से भागने की वजह ब्लैकलिस्ट की बनती है। जेएसएससी ने इस कंपनी का टेंडर रद्द किया और फैसला लिया कि अब इस एजेंसी को
एम्पैनलमेंट प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि टीडीपीएल को यूपी में पहले ही ब्लैकलिस्ट किया गया था और फ्लैग कर दिया गया था। यहां तक कि यूपी एसटीएफ ने 6 अप्रैल 2021 को टीडीपीएल के 2 डायरेक्टर्स सत्यपाल सिंह और रामवीर सिंह को गिरफ्तार भी कर दिया था। ये वही रामवीर सिंह है जो इस बार पकड़ा गया है। यूपी में जब ये गिरफ्तार हुआ था तब भी मामला पेपर की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसके बाद भी ये कंपनी झारखंड में धड़ल्ले से काम करती रही, धड़ल्ले से। अब और सुनिए, 20 मई 2025 को जेएसएससी ने जिस टीडीपीएल का टेंडर खत्म किया, उसी टीडीपीएल को जून 2025 में जेपीएससी का एग्जाम करना के लिए सेलेक्ट कर दिया गया। मतलब गजब है, एक संस्था एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देती है और दूसरी 1 महीने से कम समय में उसी कंपनी से एग्जाम कराने लगती है। ये कैसे हो सकता है? क्यों उस कंपनी को दोबारा टेंडर दिया गया? ये सवाल सीआईडी ने पकड़े हुए आरोपियों से पूछा। जेपीएससी की डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता कुमारी गुप्ता ने यह बताया कि टीडीपीएल को टेंडर नॉमिनेशन बेसिस पर दिया गया, इसके लिए कोई बिडिंग नहीं हुई थी। श्वेता गुप्ता से यह भी पूछा गया कि किसकी सिफारिश पर ऐसा किया गया, किसके प्रेशर में यह किया गया। श्वेता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब आसान भाषा में समझा देती हूं कि यह टेंडर, बिडिंग, नॉमिनेशन का खेल होता क्या है। सरकारी नियमों के मुताबिक जब भी कोई बड़ा काम होता है तो ओपन टेंडर निकाला जाता है। इसमें कई एजेंसियां बोली लगाती है, उसकी योग्यता, अनुभव की जांच होती है और नियमों के अनुसार सबसे सही कंपनी को चुना जाता है। अब यहां भी काम बहुत बड़ा था, लाखों कैंडिडेट्स की परीक्षा कंडक्ट करवानी थी, लेकिन कोई बोली नहीं लगी, किसी दूसरी कंपनी को मौका नहीं दिया गया। सीधे नॉमिनेशन के आधार पर टीडीपीएल को चुन लिया गया। वही टीडीपीएल जिसको बैन किया था। इस टीडीपीएल पर जेपीएससी को इतना अंधा भरोसा कैसे हो गया? जेएसएससी को तो नहीं था, उसने तो ब्लैकलिस्ट कर दिया था। जेपीएससी और जेएसएससी, इन दोनों संस्थाओं को कैसे ये बात नहीं पता चली कि टीडीपीएल यूपी में ब्लैकलिस्टेड है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 16 नवंबर 2021 को अपने आदेश में यह तक कहा कि टीडीपीएल की विश्वसनीयता पर संदेह है। यूपी सरकार को इस कंपनी के जरिए किसी तरह की परीक्षा कंडक्ट न कराने का आदेश दिया। अब सवाल यह है, एक राज्य में जब इस एजेंसी पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो चुकी थी, तो झारखंड में ये एजेंसी और इसके डायरेक्टर काम कैसे कर रहे थे और कैसे इतनी बड़ी और अहम परीक्षाएं करवा रहे थे? क्या एक बार भी जेपीएससी या जेएसएससी ने यह जरूरी नहीं समझा कि सीसीटीएनएस में इस कंपनी का क्राइम रिकॉर्ड चेक कर दिया जाए? 1 जनवरी 2026 को जेपीएससी के चेयरमैन को एक विसल ब्लोअर ने कर्नाटक से एप्लीकेशन भेजी। इसमें जेपीएससी के एफआरओ और एसीएफ की परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। ये शिकायत बहरे कानों में पड़ी। और वो कान किसके थे? जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते के, जो इस वक्त जेल में बंद हैं। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जेपीएससी ने इस टीडीपीएल को सारी परीक्षाओं का एंड टू एंड काम दे दिया। ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का काम, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसेस करना, एडमिट कार्ड देना, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करना, ओएमआर शीट प्रिंट करना, उत्तर पुस्तिका छापना, ओएमआर स्कैनिंग, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम और रिजल्ट प्रोसेस करना, ये सारा का सारा काम टीडीपीएल को दे दिया। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि इतिहास में पहली बार किसी एक ही एजेंसी को ओटीआर से लेकर रिजल्ट तक का जिम्मा दे दिया। व्हाई? क्यों? और आज हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं अंकित जी। अंकित रांची में हो रहे प्रदर्शन का हिस्सा है और छात्रों का जो डेलीगेशन इस वक्त सुरेंद्र सरकार से बातचीत कर रहा है, उसके एक बहुत ही अहम सदस्य हैं। अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी अभी हमने खुलासा किया है कि टीडीपीएल पर कैसे आंख मूंद कर भरोसा कर दिया गया। ऐसा लग रहा है
कि इस TDPL के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी थी नहीं, और अगर थी भी तो इसको ऐसा संरक्षण था कि बस धड़ल्ले से ये काम किए चले जा रहा था। कोई वेरिफिकेशन कैसे नहीं हो सकता है? हम तो अभी तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पहले तो रिबिका मैम आपको जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपने हमारे सभी छात्रों के संवेदना को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। हम लोगों की आंदोलन आज 15 दिन से ज़्यादा हो चुकी है और सभी छात्रों ने एक, जैसे अभी मैं अभिषेक भैया के कॉल तुरंत आई, हम लोग अभी भींगते हुए आ रहे हैं आपके पास। हम लोगों के छात्रों जो भी मुद्दे थे उसके बारे में वार्ता के लिए मंत्री जी ने बुलाया था हम लोगों को डेलीगेशन के रूप में। हम लोगों ने उन्हें सारे तथ्य बताए। मंत्री जी को एक ब्रीफ शॉर्ट में हमने बताया कि क्यों हम लोग रद्द की प्राथमिकता रखते हैं। हमारे लिए किसी भी चीज़ों की प्राथमिक मांग रद्द क्यों है। सबसे पहले तो मंत्री जी ने हमें एक बताया कि जो हो चुकी है नियुक्ति, उन्होंने सिर्फ एक हम लोगों को दिलासा दिलाया कि 14th JPSC PT को हम लोग रद्द कर रहे हैं। हमने मंत्री जी को कहा कि नहीं, इसकी जो शुरुआत है TDPL एजेंसी मेन है, जिसने पिछली जो JPSC थी मेंस की, FRO, ACF और भी कुछ एग्जामिनेशन थी, जेट, ये सभी एग्जामिनेशन को उसने कंडक्ट किया। ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। और वो भी आज नहीं, यूपी में भी ब्लैक लिस्टेड है और झारखंड के JSSC में भी ब्लैक लिस्टेड थी। और आपने उन्हें टेंडर भी दी, विदाउट टेंडर आपने नॉमिनेशन किया, सबसे पहली बात। और ये जो एजेंसी है, इस एजेंसी ने किसी एग्जामिनेशन की जो सेंटिटी होती है, पवित्रता, उसे बनाए नहीं रखा। इसने हर एग्जाम की पवित्रता को भंग कर दिया। मैंने मंत्री जी को एक ही बात बोला कि किसी भी परीक्षा की जो पवित्रता होती है वो भंग हो चुकी है। आपके पास, हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कैंसिलेशन के अलावा। उनकी तर्क थी कि नहीं, सो मैटर सब जुडिस है। मैंने कहा नहीं, आप लोग अम्ब्रेला, जुडिशियल अम्ब्रेला आप लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लार्जर स्केल के इफेक्ट होंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उन्हें बताया अभी कि सुप्रीम कोर्ट की भी वर्डिक्ट है कि जो लार्जर स्केल इंटरेस्ट होते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल इनकन्वीनियंस। और रिसेंट टाइम पे भी जो राजस्थान की मैटर थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि कोई भी पॉन्ड होती है, उसमें अगर पॉइजन की 2 बूंद भी गिर जाती है तो मेरे पास ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम लोग उसको फिल्टर आउट कर लें। तो मैंने उन्हें कहा कि एक तो आपकी सबसे पहले कि आपने कंप्लीट रूप से ये करप्शन है। उन्होंने एक और मुझे एक वर्ड का कॉइन किए थे रिसेंट टाइम पे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी, कि नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस के बारे में भी मैंने कहा कि आप लोग, नेचुरल जस्टिस तब होती है जब सिस्टमेटिक फेलियर हो और कोई सफर कर रहा हो। ये तो मुद्दा कंप्लीट रूप से करप्शन की है। और हम लोगों की डिमांड है, ये जो आंदोलन हम लोगों की है, ये 3 चीज पर थी, 3 पिलर पे थी कि पहले आप कैंसिलेशन करें, उसके बाद आप इसको जांच करवाएं, फिर आप इसको रिफॉर्म करें। इस मंच के भी कंप्लीट रूप से अंकित, आप लोग तो लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज भी जब हम लोग गर्जना कर रहे थे और एक साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई झारखंड और जंतर मंतर में बहुत अंतर है। झारखंड में तो सरकार बात कर रही है बच्चों से और हल निकल आएगा, जंतर मंतर में ऐसा नहीं हुआ। क्या झारखंड में, आप लोग तो डेलीगेशन का हिस्सा है, आपको लगता है कि हल निकल जाएगा, या वही रूटीन आंसर है, वही लीपापोती हो रही है और आपको समझ में आ रहा है कि सिस्टम ऐसे तो नहीं बदलने का? नहीं, हमने उन्हें कंप्लीट रूप से दिखाया कि आपकी ये सिस्टमेटिक फेलियर है और ये छोटी मोटी मुद्दा नहीं है। आपकी जो मेन कोर है वो है इंस्टीट्यूशनल करप्शन। ये कोई सिंपल ये नहीं है कि एक पर्सन को आप हटा दे रहे हैं, 2 पर्सन को कर दे रहे हैं। आपको कंप्लीट रूप से रिफॉर्म करनी होगी। आपको आयोग को पुनर्गठन करने होंगे। बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, जितने भी अधिकारी, इवन प्यून से लेकर के चेयरमैन तक, आपने सबको हटा करके दिखा रहा है। हमने कहा कि नहीं, आप एक पुनर्गठन करें और उससे हमारे पास और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो हम लोगों ने प्राथमिक 3 डिमांड रखा है, आपको उसके अलावा हमारे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत टाइम दिखाया। आपने थोड़ी बहुत जांच, जो पिछली बार भी जांच थी CGL वाली मैटर पे अगर मैं बोलूं, तो आपने फर्स्ट ट्रेलर में CID ने कुछ और दिखाया था। मूवी की सेकंड पार्ट में आप बता रहे हो कि मूवी कंप्लीट चेंज हो गई है। और अंकित, हम लगातार बता भी रहे हैं दर्शकों को, ये आज तीसरा दिन है कि हम ये इस तरीके के खुलासे कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत से छात्रों के संपर्क में हैं। जो मेन मुद्दा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा है। वो मेन मुद्दा यही है जो आज हमने बताया, कल भी बताया था, बीते और उससे पहले भी बताया था। अब मुझे एक सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए, और ये मेरा आखिरी प्रश्न आपसे होगा। ये जो कुछ भी हमने अभी दर्शकों को दिखाया, उससे एक चीज कहीं ना कहीं जाकर टिक जा रही है, सुई,
कि ये जानबूझकर किया जा रहा है? आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़े चेहरे, और केवल एक पार्टी की बात नहीं है, हो सकता है सारी पार्टियां इसमें लिप्त हो? आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़ी मछलियां इसका हिस्सा है और इसीलिए कोई संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं, और वो भी राजनीतिक? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम ये टीडीपीएल एजेंसी को देखें तो टीडीपीएल के नॉमिनेशन से पहले भी एक एजेंसी थी बेंसिस। अगर हम इस दोनों की भी देखें, अगर आपके पास कोई भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी आती है, आप उसके सत्यापन करते हैं। मैं रिजल्ट के बारे में भी बता देना चाहता हूं कि कुछ कैंडिडेट हैं, मैंने उन्हें प्रूफ भी दिया है, वो सोल्वर गैंग के और कुछ और भी जो जिनके ऊपर 25,000 रुपये के रिमांड भी थे, क्या नाम है, गौतम बुद्धा नगर में। हाँ। उसके बावजूद आपने बिना सत्यापन का आपने उनको नियुक्ति दिया है। कोई तो ऐसे पर्सन है इन सभी पर्दे के पीछे जो ये सभी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, और वो जैसे हम लोगों को दिखाया जा रहा है, चेयरमैन पर कार्रवाई हो गई, मेंबर ने इस्तीफा दे दिया या सीआईडी कर दी। ये सभी हम लोगों को, जैसे हमारी कोर टीम से होती है रेगुलर मीटिंग, उसमें हम लोग कहते हैं नहीं, ये सब नहीं है, कोई एक बड़ी मछली है जो अभी तक हम लोगों को दिख नहीं रही है। इनके पीछे कुछ और भी बड़े हाथ हैं और इनमें सभी का नेक्सस हो सकता है, कोई एक की नहीं हो सकती है। नहीं, बिल्कुल ये बात तो कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, क्योंकि पूरा सिस्टम रॉटन दिखाई दे रहा है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम लगातार इसी तरीके से आप लोगों की आवाज बुलंद करते रहेंगे। उम्मीद है कि हल जल्द से जल्द निकले। शुक्रिया अंकित। और चलिए अब पाठशाला में अगला चैप्टर आपके सामने रख रही। 15 अगस्त को हम लोग आजादी का दिवस मनाएंगे, है ना? आजादी मनाएंगे। आज आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलती हूं, क्योंकि वहां तो नक्सलवाद से आजादी। आज की तारीख में डबल जश्न का मौका है। छत्तीसगढ़ का वो बस्तर, कभी नक्सलियों का हेडक्वार्टर जो हुआ करता था, कभी, आज वहां लाल गलियारे में तिरंगे के 3 रंग नई सुबह का ऐलान कर रहे हैं। एक जमाना था जब पूरे बस्तर डिवीजन में नक्सलियों की समानांतर सत्ता चला करती थी। आज सूरज ढलने के बाद इंसानी साया भले ही वहां साथ छोड़ दे, लेकिन नक्सलियों का साया 24 घंटे तब मौत बनकर मंडराया करता था। वहां आज तिरंगा फहराया जा रहा है। एक टाइम था जब तिरंगा फहराने पर गोली मार दी जाती थी। आज वहां पर आप देखिए, फख्र से हर गाड़ी पर तिरंगा, और ये गाड़ियां निकल रही है उस कभी कहे जाने वाले लाल रेड कॉरिडोर से। तस्वीरें देखेंगे तो शायद एक बार यकीन नहीं होगा। 6 दशक के बाद बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। अनगिनत तिरंगे लहराए जा रहे हैं, मोहे रंग बसंती गीत गाया जा रहा है। लेकिन आज से 135 दिन पहले, यानी 31 मार्च 2026 से पहले, यहां ऐसे हालात नहीं थे। कोई हाथ में तिरंगा भी थाम कर लहरा दे तो उसे खत्म कर देने की धमकियां मिलती थी। आप सोचिए जरा, हम लोग पिछले 80 साल से आजादी का जश्न मना रहे हैं। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगा फहराते हैं, देश को आगे ले जाने की कस्में खाते हैं, देश का गौरव गान करते हैं, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसा इलाका जहां तिरंगा फहराना मना था, राष्ट्रगान मना था, देशभक्ति दिखाना सोचना भी मत। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति जब जिद बन जाती है तो दशकों पुराना आतंक भी घुटने टेक देता है। जिस समस्या को देश का सबसे बड़ा नासूर कहा गया, उसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। ना नक्सली बचे, ना उनका खौफ बचा। गृह मंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। 24 अगस्त 2024 को ऐलान कर दिया कि 31 मार्च 2026 को भारत से नक्सलियों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। यानी नक्सलियों को सरेंडर करवाकर मुख्य धारा में लौटाया जाएगा। 19 महीने 7 दिन का वक्त भी दिया गया। और कमाल देखिए, 60 सालों से विकास से वंचित बस्तर डिवीजन के सभी 7 जिले आज लाल आतंक से मुक्त हो चुके हैं और अब वहां विकास यात्रा शुरू हो चुकी है। ये तिरंगा यात्रा नारायणपुर से शुरू होकर करेगुट्टा पहाड़ी पर तिरंगा फहराने के साथ खत्म होगी।
बस्तर में तिरंगा यात्रा का जो रूट तय किया गया है वो उन्हीं इलाकों से गुजर रहा है जहां की जमीन को कभी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के जवानों, नेताओं और आम लोगों के खून से रंग दिया था। यकीन कीजिए 12 अगस्त को यह तिरंगा यात्रा नारायणपुर से शुरू हुई और 7 इलाकों से होते हुए दंतेवाड़ा में पहला पड़ाव डाला। दूसरे दिन 13 अगस्त को दंतेवाड़ा से तिरंगा यात्रा फिर आगे बढ़ी और 15 इलाकों से होते हुए बीजापुर में दूसरा पड़ाव और फिर कल 14 अगस्त को इस यात्रा का तीसरा दिन बीजापुर से शुरू होकर 5 इलाकों से होते हुए करेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचेगी, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा तिरंगा फहराकर इस यात्रा का समापन करेंगे। जनता से अपील करके कि अब नक्सलवाद जैसा कोई विषय हम सबके बीच में है नहीं, इसलिए जो पहले घर पर तिरंगा नहीं फहराने दिया जाता था उसको समाप्त करते हुए अब प्रत्येक घर में तिरंगा हम फहरा सकें, ये हमको करना है। इस 15 अगस्त को इस बात की अपील करते हैं हम लोग। अब ये आज मैंने तो पढ़ लिया 3 मिनट में पूरी कहानी को और आपने 3 मिनट में कहानी पूरी सुन भी ली, लेकिन क्या नक्सल मुक्त कराना बक्सर को इतना आसान था? बस्तर को 6 दशक पुराना नासूर, 60 साल, इसका इलाज करने में सरकारें तो बहुत सी आई, बहुत सी गई। किस चीज की कमी थी? एक शब्द बताऊं आपको, इच्छा शक्ति, विल पावर। और इसमें किसी को कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए, मोदी सरकार ने वो विल पावर दिखाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बताया था। 2006 में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में मनमोहन सिंह ने कहा था, नक्सलवाद की समस्या हमारे देश के लिए अब तक की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती है। पहाड़, नदियां, जंगल, बस्तर में क्या नहीं है, लेकिन वही खूबसूरती नक्सलियों के लिए सबसे महफूज पनाहगार भी बनी, क्योंकि यहां घने जंगल, सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंचती। पूरा बस्तर डिवीजन 39,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर, चौड़ाई 200 किलोमीटर, यानी आकार में बस्तर डिवीजन हमारे केरल राज्य और बेल्जियम जैसे देश से भी बड़ा है। और वहां पर ये सब के सब लाल सलाम। बस्तर डिवीजन में 7 जिले, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। इसी जियोग्राफिकल कंडीशंस का फायदा नक्सली उठाया करते थे और सुरक्षा बल के लिए हमेशा ये बड़ी चुनौती बने रहे। नक्सलियों ने जहां जहां आतंक मचाया, लूट, मार, हत्याएं, उन सभी इलाकों से आज तिरंगा यात्रा निकल रही। कैसे? कुछ बड़े नक्सली हमलों की आपको एक बार याद दिलाती हूं। दंतेवाड़ा 6 अप्रैल 2010 नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए। नारायणपुर 29 जून 2010 नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, सीआरपीएफ के 27 जवान शहीद हो गए। दंतेवाड़ा 26 अप्रैल 2023 नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए। कन्हार गांव 23 मार्च 2021 को नक्सलियों ने डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों से भरी एक बस को बम से उड़ा दिया, 5 जवान शहीद हो गए। गीदम 13 सितंबर 2003 को नक्सली हमले में 4 जवान शहीद हो गए। ऐसे ही सुकमा परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ, 25 लोग मारे गए। सुकमा में 2017 में सीआरपीएफ के 25 जवान मारे गए। 13 मार्च 2018 सुकमा सीआरपीएफ के 9 जवान मारे गए, शहीद। और 21 मार्च 2020 को सुकमा में नक्सली हमला, छत्तीसगढ़ पुलिस के 17 पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मी मारे जाते हैं। एक और बता दूं मैं आपको, बीजापुर 4 अप्रैल 2021 नक्सली हमला होता है, 22 जवान शहीद हो जाते हैं। सबसे बड़ा नासूर। इसीलिए जब मोदी सरकार आई, नक्सलवाद को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। 9 फरवरी 2025 को बीजापुर में 31 नक्सली एक साथ मारे गए। 2025 करेगुट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन संकल्प चलाया गया, 31 नक्सली मारे गए। 21 दिन तक कठिन ऑपरेशन चला। जवानों ने करेगुट्टा पहाड़ी को नक्सल मुक्त कराकर ही दम लिया। लेकिन नक्सली फिर से पैर ना पसारे
इसीलिए सरकार ने लोगों को चेताया कि वो सावधान रहे, सचेत रहे, क्योंकि माओवादी विचारधारा के लोग भेष बदलकर, नाम बदलकर, बात बदलकर आएंगे और फिर से बस्तर के युवाओं को हथियार उठाने के लिए बरगलाएंगे। यही लोग जो माओवादी विचार सरणी से प्रेरित होकर बंदूक लेकर हमारे बस्तर को बर्बाद किए, वो भेष बदल कर आएंगे, बात बदल कर आएंगे, नाम बदल कर आएंगे। किसी के बहकावे में मत आना। इच्छा शक्ति और कामकाज की एक मिसाल आपके सामने रखती हूँ। 2010 में जहां देश में 1936 वामपंथी हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई, वहीं 2025 में ये संख्या घटकर 234 हो जाती है। 2010 में 1005 नागरिकों और सुरक्षा बलों की जब जान जाती है, पूरा देश सदमे में होता है। वही आंकड़ा 2025 में 100 में सिमट जाता है। जब सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन दी, तब नक्सलियों को भगाने के लिए जमीन कम पड़ गई। 2025 में 2337 माओवादियों ने सरेंडर किया। अब आपका पसंदीदा चैप्टर, सोचा है कभी? आपने सोचा है कभी कि भारत के पुराने संसद भवन जैसा गोलाकार ढांचा आज से करीब 1000 साल पहले ही बनाया जा चुका था? जी हां, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मितावली नाम के एक छोटे से गांव में एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है एक रहस्यमय मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। दूर से देखने पर यह किसी विशाल पहिए जैसा या फिर किसी खगोलीय वैधशाला जैसा नजर आता है। इसके अंदर है पूरे 64 कमरे और हर कमरे में कभी विराजमान थी एक योगिनी की प्रतिमा और एक शिवलिंग। करीब 1050 ईस्वी में कच्छपगाथ वंश के राजा थे देवपाल, उन्होंने इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन यह सिर्फ पूजा स्थल नहीं था, यहां खगोल विज्ञान की गहन साधना हुआ करती थी, सूर्य की गति मापी जाती थी और तंत्र विद्या का अभ्यास किया जाता था। इसीलिए इसे तांत्रिक विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। और अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या भारत के पुराने संसद भवन की गोलाकार बनावट इसी प्राचीन मंदिर से प्रेरित थी? 1921 में जब अंग्रेज आर्किटेक्ट लुटियंस और बेकर ने संसद भवन डिजाइन किया, तो उसका गोलाकार ढांचा, बाहरी स्तंभों की कतार और बीचों बीच का केंद्रीय कक्ष हूबहू इसी मंदिर से मिलता जुलता नजर आता है। हालांकि अंग्रेजों के आधिकारिक दस्तावेजों में इसका सीधा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो अगली बार जब आप पुराने संसद भवन की तस्वीर देखें, एक पल के लिए मुरैना के इस 64 योगिनी मंदिर को जरूर याद कीजिएगा। घंटी बज चुकी है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर हाजिर हो जाएंगे 8:50 पर। कहां? न्यूज की पाठशाला में। नमस्कार।